प्यारे बहनों और भाइयों, नमस्कार। एक सप्ताह बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ समूचा देश कारगिल विजय दिवस मनाएगा। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं अपने बहादुर जवानों तथा सेना के अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि से शुरू करना चाहता हूँ। मातृभूमि की रक्षा में अद्भुत पराक्रम और बलिदान देने वाले सभी वीरों को मैं नमन करता हूं एवं सभी शहीद परिवारों को प्रणाम करता हूं। आज भारत माता का तिरंगा शान से लहरा रहा है तो उसके पीछे उनका बलिदान है। कदम कदम मिलाकर जम्मू कश्मीर भी इसी के साथ तरक्की के नए युग में प्रवेश कर रहा है। हमारे यूटी के युवा बच्चे तथा बच्चियों की आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बहुत जल्द ही सभी पंचायतों में यूथ क्लब बनाने का फैसला हमने किया है। इसमें पहले फेज में 25,000 युवा बच्चों और बच्चियों को अलग अलग सांस्कृतिक, खेल, स्किल डेवलपमेंट तथा सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल भी प्रतिदिन कम से कम 4-5 स्पोर्टिंग इवेंट्स अलग अलग विधाओं में ऑर्गेनाइज कर रहा है और युवाओं की उमड़ती भीड़ इसकी सफलता की दास्तां कह रहा है। सोशल मीडिया पर यूथ क्लब एवं खेल के कार्यक्रमों को युवाओं ने बहुत सराहा है और मुझे उम्मीद है कि इस कदम से यूथ इंगेजमेंट तथा रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। जम्मू कश्मीर के नौजवान जो जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के कार्य में तत्परता से लगे हैं और संयत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए सिविल सर्विस तथा अन्य परीक्षाओं की कोचिंग के लिए हमने परवाज स्कीम भी प्रारंभ की है। ऐसे समय में जबकि शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति हो रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि देश की सर्वोत्तम कोचिंग एकेडमी की सुविधा हमारे बच्चे बच्चियों को मुहैया कराई जाए। मिशन यूथ के अंतर्गत प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि 400 डेंटल सर्जन को अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में 800 पैरामेडिक्स को भी जोड़ा जाएगा। मिशन यूथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर युवाओं के लिए 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रारंभ की है। अभी तक 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और लक्ष्य है 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का। कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन जल्द ही महामारी पर नियंत्रण के पश्चात इसे जोर शोर से पुनः शुरू किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वयं के पैरों पर खड़े होने से, स्वयं के अनुभवों से एक नए जीवन का निर्माण होता है। जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान प्रतिभा संपन्न है, टैलेंटेड है और हमारे प्रशासन का दायित्व है कि उसके अंदर की प्रतिभा एवं आत्मविश्वास को सही प्लेटफार्म मुहैया कराया जाए। आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में आपके सुझावों के लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे आप सभी को सहूलियत होगी। पिछले 1 महीने में 6,000 से ज़्यादा सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न विषयों पर लोगों ने अपनी राय रखी है और जन भागीदारी के साथ काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान की है। बडगांव से इरफान अहमद भट्ट ने लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर के सभी हायर सेकेंडरी तथा डिग्री कॉलेज में शामिल किए जाने चाहिए। इससे इस क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार दिया जा सकेगा। इरफान का कहना है कि 2017 में हायर सेकेंडरी में इस विषय को शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इरफान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी काम कर रहा है और ऐसे सभी विषयों को जो रोजगार उन्मुख हैं एवं व्यक्तित्व निर्माण में आवश्यक हैं, उनको सिलेबस में जरूर शामिल किया जाएगा। बड़गांव से मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है कि कोरोना महामारी में माइक्रोबायोलॉजी के
महत्व को पुनः स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर में बच्चों के लिए 11वीं तथा 12वीं कक्षा से इस सब्जेक्ट को शुरू किया जा सकता है। श्रीनगर से साबिया महराज ने युवा वर्ग से संबंधित कुछ रिफॉर्म्स की चर्चा की है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की जाएं। सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल में एक समान सिलेबस हो, टीचर्स के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा की व्यवस्था हो और अलग से शिक्षण प्रशासनिक सेवा शुरू की जाए। श्रीनगर से ही सैयद अहमद ने लिखा है कि सरकारी स्कूलों के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जो स्कूल पिछड़ रहे हैं उन्हें किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोफेशनल मदद दी जाए। अहमद का एक और सुझाव है कि जम्मू कश्मीर में साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट कोर्स तथा सभी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में शुरू होना चाहिए। मैं इन सभी सुझावों का हृदय से स्वागत करता हूँ। कुछ सुझाव अत्यंत रोचक हैं और दूरगामी सुधारों की पहल करते हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए और उसे रोजगार उन्मुख बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन सभी सुझावों पर संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बांदीपोरा के शेख अदनान फैयाज ने ताइक्वांडो में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता और जाने माने एथलीट हैं। उन्होंने युवाओं में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों सुझाव भेजे हैं। उनका एक सुझाव है कि बैक टू विलेज की तर्ज पर खेल से जुड़े अधिकारियों को ब्लॉक, सब डिस्ट्रिक्ट तथा डिस्ट्रिक्ट में खिलाड़ियों एवं कोच से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए रेगुलर विजिट पर जाना चाहिए एवं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उसके आधार पर प्रभावी पॉलिसी बनानी चाहिए। उनका एक और सुझाव है कि ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए एवं यूटी लेवल के ट्रायल के लिए खिलाड़ियों को जिला स्तर पर टेस्ट देने की सुविधा मिलनी चाहिए। शेख अदनान, पूरे जम्मू कश्मीर को तथा देश को भी आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल की रिव्यू मीटिंग ली थी, जिसमें विभिन्न खेलों को पंचायत स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है और स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी तन्मयता से इस काम को कर भी रहा है। इस वर्ष विभिन्न खेल विधाओं में प्रदेश के 17 लाख से ज़्यादा युवा युवतियों को शामिल करने का लक्ष्य हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने तय किया है। साथ ही साथ हम 1628 पंचायतों में खेल के नए मैदान भी इसी साल विकसित करेंगे। हमने विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि सभी संसाधनों की एक ऑनलाइन इन्वेंट्री भी बनाई जाए ताकि पंचायत स्तर तक उनका सही और पूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो सके। आप सभी को मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार जम्मू कश्मीर विभिन्न खेलों में 17 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 12,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अन्य भागों से कहीं ज़्यादा और कहीं आधुनिक है। इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए भी विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आपके खिलाड़ियों के फीडबैक के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और स्पोर्ट्स काउंसिल तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इस पर उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएंगे। डोडा के नरेंद्र स्वामी, अमित एवं कुलगाम की आबिदा हसन ने वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए सुझाव भेजे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। बारामूला के ओवैस अहमद ने भी लिखा है कि वोकेशनल ट्रेनर्स की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इन दोनों सुझावों पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। पुंछ से जावेद इकबाल ने सीजनल टीचर्स की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 15 सालों में टीचर्स नोमैडिक छात्रों को 6 महीने पढ़ाते हैं, लेकिन 6 महीने तक वो बेरोजगार रहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि वर्तमान प्रशासन की वजह से
उनका वेतन 4,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है, लेकिन उन्हें पूरे साल शिक्षण कार्यों में इंगेज करने की ज़रूरत है। जावेद जी, प्रशासन को आप सभी की फिक्र है और इसलिए ही वेतन वृद्धि हमने कराई है। बाकी 6 महीने भी बच्चों के लर्निंग आउटकम को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है और उसकी योजना भी बन रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समस्या का एक सकारात्मक हल निकालने में हम सफल होंगे। बडगाम के जावेद मीर ने सभी स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन को अनिवार्य बनाने के लिए सुझाव भेजा है, ताकि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में इस विषय की ट्रेनिंग दी जा सके। एक बेहतरीन सुझाव है और शिक्षा विभाग इस पर कार्रवाई भी कर रहा है। श्रीनगर की साइस्ता अमीन ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में हिस्ट्री में पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव भेजा है। साइस्ता उच्च शिक्षा विभाग और वाइस कुलपति जी से बात करके इस पर भी जल्द निर्णय कराया जाएगा। युवा वर्ग के कई अन्य सुझावों को पढ़कर मुझ में एक नई उम्मीद जगी है कि आवाम में विभिन्न क्षेत्रों में अब नए प्राण फूंके जा रहे हैं। आप सभी के साहस, हिम्मत एवं दूरदर्शिता से जम्मू कश्मीर को हम तरक्की के रास्ते पर निश्चित रूप से लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी 6 जुलाई को मैंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिव्यू किया था और मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा में जम्मू कश्मीर के 80,600 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को पूरे देश में प्रथम स्थान भी मिला है। जम्मू कश्मीर यूटी में स्कूली शिक्षा के पारिस्थितिक तंत्र में एक आदर्श बदलाव लाने, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करने तथा उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की शैक्षिक सुधार समिति का गठन करने का भी निर्णय किया गया है। इस नई पहल से शिक्षकों में सशक्तिकरण की भावना विकसित होगी। छात्रों के नामांकन और प्रदर्शन में सुधार के अलावा उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति अधिक जिम्मेदार भी बनाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुखद बदलाव सिर्फ विभाग की नहीं बल्कि पूरे अवाम की सामूहिक यात्रा है और इसके स्थायी विकास की हम सभी पर भारी जिम्मेदारी है। सामाजिक और आर्थिक विकास तभी तेज गति से जमीन पर पहुंचेगा जब सभी अनुभवी, विशेषज्ञ तथा अपने क्षेत्र के सम्मानित लोग नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मंजिलें कागजों पर तय नहीं की जाती बल्कि रास्तों पर चल कर तय की जाती हैं। दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या न हो, बंदगी अपनी फितरत है खुदा हो या न हो। अगर हमें वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देनी है तो उसके लिए हृदय में अच्छे काम करने की प्रार्थना भरी होनी चाहिए। आज जो बीज हम बो रहे हैं, भविष्य में उसके अतिरिक्त न कुछ मिलता है न मिलने का उपाय है। इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूँ, आइए हम सभी मिलकर युवा वर्ग तथा अपने बच्चों को सृजन का आकाश प्रदान करने की कोशिश करें। जुलाई हमारे किसान भाइयों के लिए भी खास महीना है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश ने शहरों में जनजीवन को अस्त व्यस्त जरूर किया है। प्रशासन के सभी अधिकारी शहरों तथा गांवों में स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं तथा पूरी कोशिश की जा रही है कि सामान्य आदमी की तकलीफ़ों का तुरंत निवारण हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर में किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिछले 11 महीनों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जम्मू तथा कश्मीर दोनों डिवीज़न में वहाँ के कृषि तथा हार्टिकल्चर के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिए गए हैं उन्होंने मूर्त रूप लेना प्रारंभ कर दिया है। इन कदमों से किसान केंद्रित विकास की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। जम्मू के राजपाल सिंह के बारे में कुछ दिनों पहले माईगव पर चर्चा हुई थी। उन्होंने परंपरागत फसलों की बजाय इस वर्ष स्ट्रॉबेरी उगाने का फैसला किया, जिससे उनकी आय में 40 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह श्रीनगर से पहली बार मिस्री चेरी का निर्यात दुबई किया गया है, जिससे किसान भाइयों को अब इस फसल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हुआ है। देश के लोग डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के किसानों से उनके उत्पाद खरीदें
इसके लिए सोपैयान के रईस अहमद ने एक सुझाव भेजा है, जिसमें उन्होंने 2 मुख्य बातें लिखी हैं। रईस भाई का कहना है कि बाजार में एप्पल ऑर्चर्ड के लिए सब स्टैंडर्ड केमिकल मिल रहा है, जिससे सेब को नुकसान पहुंच सकता है। आगे उन्होंने लिखा है कि हार्टिकल्चर से जुड़े देश के बड़े उद्योग घरानों को सीधे जम्मू कश्मीर के किसानों से उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। उनका कहना है यहाँ के मार्केट को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से नए वैरायटी के बीज भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बारामूला के वसीम अहमद ने लिखा है कि हार्टिकल्चर सेक्टर में लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में कृषि तथा हार्टिकल्चर क्षेत्र से जुड़ी सभी योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए और इसमें प्रोफेशनल युवाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए। वसीम का एक सुझाव है कि रीजनल सॉयल टेस्टिंग लैब अब सामान्य तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में फंक्शनल हो जाए, इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। सब स्टैंडर्ड केमिकल की बात कुलगाम के रहने वाले भाई अब्दुल शकूर ने भी की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्राइवेट मार्केट की बजाय हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से फंगीसाइड्स बेची जाए। पुंछ के हमारे किसान भाई गुरनाम सिंह जी ने लिखा है कि उनके इलाके राजापुरा में बंदरों की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। उनका सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी बंदरों पर नियंत्रण पाने के उपाय करने चाहिए। इसके अलावा जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न से अनेक किसान भाइयों ने सुझाव भेजे हैं, जिसमें मुख्यतया हर ब्लॉक में हार्टिकल्चर सेंटर, नई मंडी तथा कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नकली पेस्टिसाइड बेचने वालों पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके लिए प्रशासन के सभी जिम्मेदार विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जम्मू तथा श्रीनगर में प्रशासन ने 2 पेस्टिसाइड लैब शुरू की है और बहुत जल्द 4 अन्य लैब कठुआ, उधमपुर, बारामूला एवं अनंतनाग में खोल दी जाएगी। बहुत से किसान भाइयों के सुझाव हैं। कोल्ड स्टोरेज की बात की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अच्छे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के लिए प्रशासन सब्सिडी दे रहा है। हमें पूरा भरोसा है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि वर्तमान की 1.6 लाख मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को अगले 2 साल में बढ़ाकर 5 लाख मेट्रिक टन कर दिया जाए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन किसान भाइयों के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन पर काम कर रहा है, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर का भी अपना बहुमूल्य योगदान हो सके। अभी जून में इफ्को के सहयोग से किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जो पर्यावरण को भी संरक्षित रखेगा। हमने इफ्को से आग्रह भी किया है कि वो जम्मू कश्मीर में भी लिक्विड नैनो यूरिया के उत्पादन का एक संयंत्र स्थापित करे, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ पहुंच सके। इस साल हमने ये भी निर्णय किया है कि 30,000 किसान भाइयों को 65 करोड़ रुपए मूल्य के अत्याधुनिक कृषि उपकरण और 91 करोड़ की लागत से 25,000 किसान भाइयों को इनोवेटिव सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न के अनेकों जिलों में किसान भाइयों के बीच गया हूं और उनसे सीधा संवाद स्थापित किया हूं। प्रशासन बड़े ही सक्रिय तरीके से न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है, बल्कि कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी, 3 बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किसान भाइयों को निर्यात बाजार से जोड़ने का भी प्रयत्न कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें एक बात का ध्यान रखना है, फूलों की सुगंध हवा के विपरीत दिशाओं में कभी नहीं जाती। इसलिए मिलजुल कर ऐसा प्रयास करना है कि समाज को हम और अधिक सामर्थ्यवान और खुशनुमा बना सकें। जम्मू कश्मीर में प्रकृति की खूबसूरती का विस्तार है। यहाँ कुछ भी बिखरा नहीं है, बल्कि हर एक नदी, हर एक पहाड़ की घाटियाँ और चोटियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि हर एक एंट्री पॉइंट पर आने वाले टूरिस्ट की जांच की जाएगी और निगेटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें गंतव्य स्थल पर जाने दिया जाएगा। RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के भी लोग आ सकते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल भी वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा हमने स्थगित कर दी थी और भक्तों को वर्चुअल माध्यम से पूजा एवं प्रसाद पाने की व्यवस्था की है। किश्तवाड़ से प्रदीप परिहार जी ने मुझे लिखा है कि उनके ज़िले में एडवेंचरस टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म तथा रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे और लिखा है कि चौगान पड्डर एरिया एडवेंचरस टूरिज़्म के लिए जम्मू कश्मीर की सबसे अच्छी जगह है और प्रशासन यहाँ के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक धरोहरों को सहेज कर उनको प्रमोट कर अच्छी खासी संख्या में टूरिस्टों को आकर्षित कर सकता है। जम्मू के प्रिंस बिलेरिया एवं अखनूर के शुभम डोगरा ने लिखा है कि प्रशासन की तरफ से टूरिज्म सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उनका सुझाव है कि जम्मू डिवीज़न के बहुत सारे खूबसूरत पर्यटक स्थलों पर लोगों के पास ज़मीन है और प्रशासन की मदद से वह बेड एवं ब्रेकफास्ट जैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं। शुभम ने अखनूर को हेरिटेज साइट की तर्ज पर विकसित करने की मांग की है, जहां अन्य लोगों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। शुभम की बात से मैं सिद्धांततः सहमत हूँ। टूरिज्म इंडस्ट्री बिना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरक्की नहीं कर सकती। मैं आपके सुझावों पर टूरिज्म विभाग को गौर करने का निर्देश जरूर दूंगा। मैं प्रदीप जी से भी कहना चाहता हूं कि जम्मू डिवीज़न के लगभग सभी जिलों में टूरिज्म बढ़ाने के लिए जोर शोर से प्रयास किए जाएंगे। अभी 7 जुलाई को टूरिज्म डिपार्टमेंट का रिव्यू हमने जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों में टूरिज्म सेक्टर को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अन्य धार्मिक स्थानों व पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकें, इसके लिए एक टूरिस्ट सर्किट बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मानतलाई पर्यटन स्थल को विकसित करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए एवं किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों में भी तथा चेनाब वैली में टूरिज्म को प्रोत्साहित करने की बृहत योजना बनाई जा रही है। विभाग को नए टूरिस्ट सर्किट बनाने के साथ साथ पर्यटन विभाग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। चूँकि पर्यटन स्थलों पर एटीएम सुविधाओं के साथ मोबाइल संचार की बेहतर व्यवस्था होना भी समय की मांग है, इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को ऐसे स्थानों की पहचान कर इन सभी बुनियादी व्यवस्थाएं तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमने विभाग के अधिकारियों से भी ये कहा है कि जम्मू टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं डिवीज़न के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 3 महीने तक चलने वाले जम्मू महोत्सव का आयोजन किया जाए। सिंथन पास तथा मुगल रोड को भी आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और आने वाले दिनों में इससे सैलानियों की संख्या में काफ़ी इजाफा होने वाला है। कश्मीर डिवीज़न में भी ऐसे स्थल जो अभी तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं हैं, उन्हें भी विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति एवं समाज में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। बिना महिला के अस्तित्व के बिना उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता की तरक्की नामुमकिन है। इसलिए जम्मू कश्मीर में विमेन एंटरप्रेन्योर का एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। मार्च में तेजस्विनी कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात अभी पिछले महीने यूटी की महिलाओं के लिए प्रशासन ने हौसला स्कीम शुरू की है, जिसके अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण तथा मार्केट लिंकेज भी मुहैया कराया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग तथा निर्यात से जुड़ी श्रीमती गोहेरा ने 2-3 सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर में प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इसलिए प्रशासन को देश के अन्य मार्केट से जोड़ने के उपाय करने चाहिए और कश्मीरी कला को इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। जम्मू की हमारी बहन प्रिया वर्मा खजूरिया क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं तथा अपनी आईटी सिक्योरिटी कंपनी चलाती हैं। उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट के बारे में जम्मू में कम लोगों को जानकारी है। आईटी थेफ्ट के ज़माने में प्रशासन को इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। उन्होंने क्रिमिनोलॉजिस्ट सब्जेक्ट में पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देने की बात कही है। डोडा की रहने वाली बहन रेवा रैना महिलाओं के ग्रुप के साथ चेरी एवं एप्पल उगाती हैं। उनका सुझाव है कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट देश के बड़े फ्रूट ट्रेडर्स की एक लिस्ट तैयार करे
जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े सभी उत्पादकों तक पहुंचाई जाए। इससे वह सीधे उन लोगों को बेहतर प्रॉफिट मार्जिन पर अपना उत्पाद बेच सकेंगे। वो आगे लिखती हैं कि 2020 में लॉकडाउन की वजह से उन्हें और अन्य लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन गोयर से कुछ कंसाइनमेंट भेजे गए हैं, उससे काफ़ी राहत मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी महीने गोयर की कार्गो सुविधा भी विधिवत प्रारंभ हो जाएगी, जिससे लोगों का उत्पाद सहूलियत पूर्वक बाहर भेजा जा सकेगा। मैं प्रिया तथा गोहरा जी के सुझावों पर उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी करूंगा। मैं अपनी सभी बहनों से ये भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक अधिकारों के साथ साथ आपके शैक्षिक तथा सामाजिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना एवं अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बारंबार इस कार्यक्रम में आप लोगों से कोरोना से एहतियात बरतने की अपील करता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में लापरवाही बरतने लगे हैं। प्रशासन के लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद अभी सड़कों पर अनेक लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप लोग पूरी तरीके से सावधानी बरतें। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इस महामारी से लड़ने का सबसे अचूक अस्त्र है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बचा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार तथा आवाम के लोगों की ज़िंदगी की रक्षा करने में भी मदद कर रहे हैं। 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में ईद अल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं आप सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम सभी ये जश्न भी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।